हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जो बच्चा अभी जो है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए, और जो बच्चा अभी जो 9th में है और 10th का पढ़ रहे हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो इसमें क्या है कि ये 50 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव का, वो इस सूत्र की सहायता से पूरा सवाल बन जाएगा। हम इस वीडियो में जो है जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो है जितने भी फार्मूला आते हैं उन सभी फार्मूला को हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, और शॉर्ट रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज और जो है चैप्टर वाइज को देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे वास्तविक संख्या को हम चालू किए, तो वास्तविक संख्या में कितने फार्मूले बनेंगे, क्या बनेंगे, इससे क्या क्वेश्चन बोर्ड में आने वाली है, उस प्रश्न को देखेंगे और वो सूत्र को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वास्तविक संख्या में हम लोग समझने वाले हैं रियल नंबर में कि आखिर हम सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो है और अपरिमेय संख्या से दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। तो और सम संख्या क्या है, सम संख्या का भी दिया हुआ रहता है। हम सम संख्या क्यों पढ़ेंगे, तो सम संख्या से भी दिया हुआ रहता है कि निम्न प्रथम 10 सम संख्याओं का इतना माध्य होगा, इतना माध्यिका होगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए हम पहले इस सम संख्या को समझेंगे। तो सम संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उससे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः भाज्य हो उससे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो 2 से जितने भी कट जाएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएंगे। अब उसको हम जांचेंगे कैसे, पहचान कैसे करेंगे कि वो सम है या विषम है। तो उसको जांचने के लिए क्या है, एक रूल्स है कि जिस संख्या के अंत में 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे, 6 रहे और 8 हो, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे लास्ट में कितना देखना है, मुझे शुरू में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे लास्ट में जाना है। इससे पहले हम कुछ भी दे सकते हैं, 6, 9 कुछ भी यहाँ पे पहले हम दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हमको लास्ट में देखना है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। तो लास्ट में हम देखेंगे। यहाँ पर मान लिया जो 1 दे देंगे तो ये विषम संख्या, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर लास्ट में हम 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अब विषम संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब जांच इसका कैसे करेंगे कि जी हाँ 2 से पूर्णतः विभाज्य मतलब बड़ा वाला भाग दे देंगे, उसको भाग करते रहना, तो वो नहीं करना है। हमको जांच लेना है कि जांच में क्या देख लेना है कि जिस संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, विषम संख्या होंगे। वह सभी संख्या क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। तो मुझे फर्स्ट शुरू में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है, यहाँ से है, लास्ट से है। तो लास्ट में कितना है, 1 है, तो क्या कहलाएंगे, विषम होंगे। इसके लास्ट में देखिए 3 है, तो ये क्या कहला होंगे, विषम होंगे। ये कितना है, 7 है। यानी कुछ भी संख्या हम यहाँ ले सकते हैं, सिर्फ हमको लास्ट में देखना है। ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, 0 है लास्ट में। तो जैसे यहाँ पर हम 3 दे देंगे या 9 दे देंगे या 7 दे देंगे या 5 दे देंगे, ये सब क्या कहलाएंगे लास्ट में, तो ये हो जाएंगे क्या चीज़, विषम संख्या। अब दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं,
तो गिनती की संख्या को ही, जो हम काउंटिंग करते हैं, उसी संख्या को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या क्या होगा? तो एक से लेकर के इनफाइनाइट जितना अक्षर जो होता है गिनती की संख्या हुई, जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, वो क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर कुछ लेटर छूटा हुआ है, क्या नहीं है दिख रहा है? जीरो। अगर उस संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर देंगे तो वही संख्या मेरा क्या कहला जाएगा? पूर्ण संख्या कहला जाएगा। तो क्या है कि गिनती की संख्या में, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने से वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर सिर्फ जीरो आ जाएगा। तो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या कहलाएंगे सब? ये कहला जाएंगे पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को समझते हैं पहले। अब पूर्णांक मतलब ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक भी बोल सकते हैं। ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या या धनात्मक संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ हम जैसे 4 6 8 9 10 ये लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको धनात्मक बोलेंगे, इसको ऋणात्मक। कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ रेखा बनाते हैं और जीरो इधर मान लेते हैं, -1 है, -2 है, डॉट डॉट डॉट, इधर क्या मानते हैं? 1 इधर 2। तो ये क्या कहलाते हैं? यही संख्या को, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हो समूह को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाज्य संख्या। तो इसको जो है हर हाल में समझना ही होगा, क्योंकि ये जो है भाज्य और अभाज्य से बहुत ही क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि आप यहीं पर कोई भी अगर सवाल बनाते हैं तो ये ज़्यादा उपयोग होता है भाज्य और अभाज्य, और एग्ज़ाम में रहता भी है क्वेश्चन भाज्य और अभाज्य से। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ये नाम से ही पता चल रहा है कि भाज्य मतलब भाग लगने वाला। भाज्य जैसे भाज्य मतलब इसमें भाग है, नहीं लगेगा, ये दूसरा संख्या से नहीं कटने वाला है। और ये जो है भाज्य मतलब भाग जाएगा, कट जाएगा तब तो भाग जाएगा, यही होता है भाज्य। इसमें अभाज्य मतलब ई भागेगा नहीं, मतलब ये दूसरा संख्या से नहीं कटने वाला है, और इसमें भाग जाएगा मतलब भाज्य मतलब भाग लग जाएगा। तो वही है इसका परिभाषा। सिर्फ इस पर हम देंगे, जोड़ देंगे भाज्य। बच्चा गड़बड़ा, समझ में नहीं आता है बच्चा को क्या कि इसे भाज्य में क्या होता है, भाज्य में करता है कि नहीं करता है, अभाज्य में करता है कि नहीं करता है, तो उतना नहीं रखना है। सिर्फ बोलने से ही पता चल रहा है कि अभाज्य। अभाज्य मतलब ये नहीं, दूसरा से भाज्य नहीं होगा। तो भाज्य संख्या की परिभाषा देखते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, मतलब भाज्य हो। विभाज्य दूसरी संख्या से भी कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 4 6 8 9 10 12 14। अब इसमें पूछता है, सबसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होगा 2? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 जो है किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, या तो 2 ही से कट रहा है, नहीं तो 1 से ही कट रहा है। जबकि यहाँ 1 को छोड़ दिया है और स्वयं को छोड़ दिया है, तो यह जो है 2 भाज्य संख्या नहीं होगी। तो भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अभाज्य संख्या अभाज्य मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या से 2 किसी से कट रहा है, या तो 2 ही से कट रहा है, नहीं तो 1 से ही कट रहा है, दूसरा किसी से कट रहा है नहीं, इसलिए 2 जो है क्या है? अभाज्य संख्या है। और सम संख्या होते हुए भी ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसमें क्या एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? तो 2। वह कौन? और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है
और अभाज्य भी है, तो 2 ही। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी और आगे आने वाले जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं भाज्य और अभाज्य से काफ़ी क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझने से पहले हम समझेंगे वास्तविक संख्या को। आखिर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आया कहाँ से, तो वास्तविक संख्या से ये दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या बना है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो परिवार बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या इसका परिभाषा ये भी बना सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इस दोनों को मिलेगा तब ये बनेगा वास्तविक संख्या। जैसे में रूट थ्री क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 6 क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, उसको देखते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या वैसी संख्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसे हम इसको काट देंगे, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन टर्म एंड कंडीशन एक है। क्या है टर्म एंड कंडीशन, जहाँ वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जहाँ टर्म एंड कंडीशन मान्य करना होगा कि q = नॉट 0, q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, तभी वह संख्या का क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। एक बार और परिमेय संख्या का परिभाषा हम देख लेते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q = नॉट 0 यानी q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या में का एक और परिभाषा है जिससे क्या है कि सभी एग्जाम्पल आप लोग देखकर ही बना दीजिएगा। तो वो क्या है कि वैसी संख्या जिसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में क्या है कि जिसका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर क्या है, √16, तो √16 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा, 4। तो कुछ नहीं रहता है, तब क्या रहता है, बटा में 1 रहता है। तो q मेरा तो नहीं आया है 0, q बराबर 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन √3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या कहेंगे कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है वह सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगे। और यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगे, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके किंतु q = नॉट 0, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी अपरिमेय में भी सेम कंडीशन है कि q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, q बराबर जैसे 0 आ जाएगा तो वह संख्या इन्फाइनाइट हो जाएगा, अनगिनत आ जाएगा। तो इसलिए वह q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। अब देख लेते हैं √19। अब ये भी बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या की वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सके। तो 19 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। √5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा।
√10/100 इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। तो ये इससे पूछता है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, तो वहाँ पर हम देखेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या कहला जाएंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या कहलाए जाएंगे? अपरिमेय संख्या कहला जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। बस परिभाषा में उतना ही था। अब हम लोग देखने वाले हैं जो वास्तविक संख्याएं में जो फार्मूला हम यूज करके जो क्वेश्चन बनाते हैं, सवाल बनाते हैं, उस फार्मूला को देखते हैं हम। पहला क्या है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम से कहता है कि इसका हल कीजिए। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम सूत्र लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R। ये फार्मूला है a बराबर BQ प्लस R। तो a क्या है? मेरा भाज्य है। यही फार्मूला को हम लोग क्लास 8 में, क्लास 7 में क्या पढ़ते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करके हम ये फार्मूला पढ़ते हैं। और 10th में इसी को यूक्लिडियन एल्गोरिथम नाम दे करके a बराबर BQ प्लस R देते हैं और इसी से हम लोग क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर यही बैठा करके यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम हल करते हैं। अब दूसरा क्या है फार्मूला कि मस गुणे लस। मस गुणे लस बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। मस गुणे लस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि ये मस एंड लस दे देता है और उससे क्या कहता है? पहली संख्या निकाले या दूसरी संख्या निकाले, या एलसीएम दे देगा या एचसीएफ दे देगा। उससे क्या कहेगा? या तो एचसीएफ फाइंड कीजिए या पहली संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए, या एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो ये अगर फार्मूला आप लोगों को याद है तो कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे एचसीएफ उन्हें एलसीएम बराबर पहली संख्या ए को हम बोलेंगे पहली संख्या, बी को बोलेंगे दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल ये है। तो पहली संख्या ये दूसरी संख्या। अगर इसी में हमको एचसीएफ अगर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। हम मस लस भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर हम पहली संख्या या दूसरी संख्या हम बोल सकते हैं। तो ए उसी को हम नाम दे दिए हैं ए और बी। एलसीएम अगर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में एचसीएफ। अगर हमको पहली संख्या निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? लोअर कॉमन फैक्टर। तो अगर पहली संख्या निकालना रहेगा तो एचसीएफ बटा में क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना रहेगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में पहली संख्या। ये निकाल सकते हैं। सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, ये सब खुद बन जाएगा। और क्या है कि वास्तविक संख्या में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर एक साल रहा है सिद्ध करने वाला में से। तो आप लोग जो है कुछ ज़्यादा नहीं देखना है कि हाँ इसको भी सिद्ध करना है, उसको भी सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला में से एक √3 को देख लीजिएगा, और जैसे √3 आएगा तो √3 को अगर देख लेते हैं, इसी टाइप का क्या होता है? 5 आ जाए तो उसको सिद्ध कर लीजिएगा, 7 आ जाएगा तो उसको सिद्ध कर लीजिएगा, √11 आ जाएगा तो उसको सिद्ध कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 3 को देख लेना है, इस टाइप का एक देख लेना है, और एक माइनस वाला टाइप को देख लेना है, और एक प्लस वाला टाइप को देख लेना है, और एक गुना वाला टाइप को देख लेना। बस ये 4 सवाल को क्या कर लेना है? सिर्फ देख लेना है। एक बार प्रूफ करके इसको देख लेना है, क्योंकि इससे 2 नंबर आता ही है सिद्ध करने वाला में से। तो ज़रूर एक बार इस चारों टाइप का बना लेंगे। कोई भी आ सकता है, या तो √3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, नहीं तो ये इस टाइप में से कोई आ सकता है। फिर क्या आता है? एक इसी में वास्तविक संख्या में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट शांत और अशांत जांचने के लिए कहता है। तो कौन है शांत, कौन है अशांत? तो उसका सूत्र क्या है? p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। अगर इसके रूप में कोई संख्या आ जाती है तो क्या होते हैं? शांत होते हैं। अगर इसके रूप में नहीं आते हैं, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं आएंगे तो क्या कहलाएंगे? अशांत होंगे। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। बस वास्तविक संख्याएं में इतना ही
देख लेना है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि जे हाँ वास्तविक संख्या का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कौन है, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ एक सभी का जो है जैसे वास्तविक संख्या का जितना हम सूत्र लिए हैं उसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर वो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम चलते हैं बहुपद में। बहुपद में कौन सा सूत्र है इम्पोर्टेंट, उससे कौन सवाल बनने वाला है, कौन फार्मूला का यूज करके किस सवाल को बनाएंगे उसको देखते हैं। अब देखते हैं बहुपद। बहुपद में जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होंगे और बहुपद से जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं मैं उसी को उठाया हूँ, ये नहीं कि जो जिसको मन किया उसको उठा करके लिया है। हम पूरा क्या है कि क्वेश्चन बैंक का जो अभी चल रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में, उसी को हम 24 को एनालिसिस किए हैं और जो टाइप बन रहा है मैं उसी से लेकर के फार्मूला बता रहा हूँ। तो अगर ये पूरा फार्मूला देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक तो 40-50 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से कंफर्म है कि ले आइएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। इस वीडियो को देख करके जो बच्चा अभी तक नहीं तैयारी किए हैं, नहीं कुछ पढ़े हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, आपको पास के लिए सफिशिएंट है ये वीडियो। तो बहुपद किसको बोलते हैं और दिया हुआ रहता है कि निम्नलिखित में से बहुपद है या नहीं है वो देखना होता है। तो बहुपद आखिर किसको बोलते हैं, तो जिस बहुपद का घात ऋणात्मक ना हो वो सभी क्या होंगे, बहुपद होंगे। अगर किसी बहुपद का घात अगर ऋणात्मक हो जाता है, जैसे x के पावर हम लिख देंगे -2, तो ये बहुपद का घात -2 लिख दिए, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। या 1/x + x अगर हम लिखते हैं तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अगर ऊपर में जाएगा तो घात माइनस में आ जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल, x + 1/x, 1/x + 1, अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो घात जो होगा इसका ऋणात्मक आ जाएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। जिस बहुपद का घात ऋणात्मक आ जाएगा वह बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद जो है 3 प्रकार के होता है, एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा क्या होता है त्रिघाती बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिस बहुपद का घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए इसका घात कितना है, 1 है, इसलिए क्या है ये रैखिक बहुपद है। द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। जैसे इसका घात यहाँ पर लिखा हुआ है 2 है, 6x² + 3x - 2, ये क्या होंगे, द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो तो हम ये क्या बोलेंगे, देखिए उस घात कितना है, 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, त्रिघाती बहुपद हो जाएंगे। अब इसी में क्या होता है कि शून्यकों का योग पूछ देता है, शून्यकों का गुणनफल पूछ देता है, तो उसको कैसे बनाएंगे और कैसे आसानी से उसको समझें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब देखते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो यहाँ पर हम px लिख लिए हैं क्योंकि द्विघाती बहुपद का, त्रिघाती बहुपद का भी हम शून्यकों का योग देखेंगे, गुणनफल देखेंगे। तो पहले हम द्विघात बहुपद में क्या होता है, ax² + bx + हम c लिख दिए हैं। अगर शून्यकों का योग पूछता है तो हम क्या लिखेंगे, -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, b है, x का गुणांक b है, बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, a है। तो इसी को शून्यकों का योग को हम क्या बोलते हैं, अल्फा + बीटा लिखते हैं शॉर्ट में। और इसको x का गुणांक नहीं लिख करके हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, -b/a। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a, जिसको हम बोलते हैं शून्यकों का योग। अब क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा में x² का गुणांक, अचर पद इसमें कितना है, c है, तो c लिखेंगे। अब बटा में x² का गुणांक क्या है, a है, तो a, तो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणनफल है तो अल्फ़ा × बीटा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। वो किसका था, वो द्विघात बहुपद का था। अब हम किसका देखने वाले हैं, त्रिघात बहुपद का।
तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि शून्यकों का योग निकालने के लिए वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का यूज किए थे, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज करेंगे। शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। अगर हिंदी में लिखेंगे तो इतना लिखना होगा, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ए, ये नहीं लिख करके और शून्यकों का योग नहीं लिख करके हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से हम डिनोट कर देते हैं माइनस बी बटा ए। अब दो दो करके शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो दो दो करके लेना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा, ये क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। क्योंकि दो दो करके लिया है तो यहाँ पर हम दो दो करके ले लिए हैं। नेक्स्ट में क्या है कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। माइनस अचर में क्या था, डी था, तो डी लिख दिए माइनस डी बटा ए। अब हम लोग देखने वाले हैं, बस ये बहुपद से इतना ही है। आगे हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्या क्या फार्मूला बनने वाले हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण से, उसको देखते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम में पूछता है कि एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछता है प्रतिस्थापन विधि पूछता है, नहीं तो लुप्तीकरण विधि पूछता है, नहीं तो वर्ग गुणन विधि पूछता है। तो ये तीनों विधि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तीनों विधि पर जो है सवाल बना लेंगे ताकि जो है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है इस पर आएगा ही, ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है और 2 नंबर में भी दे देता है। तो इस तीनों को जो है विधि से एक एक सवाल बना करके एकदम रेडी रहना है। अगर नहीं बनाए हैं तो बना लेंगे। अगर चाहते हैं कि इस पर बनाना, तीनों विधि से अगर सवाल बनाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिए। और क्या है कि इससे शर्त दिया हुआ रहता है और इससे पूछता है कि कितना हल होगा, कितना हल नहीं होगा, इसका विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, शर्त पूछ देता है। तो यहाँ पर शर्त दे देगा ऊपर में ए बटा डी इक्वल टू नॉट बी बटा ई, यानी कि ए बटा डी बराबर नहीं है बी बटा ई के। तो उसका पूछेगा हलों की संख्या पूछेगा, तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा, एक और केवल एक हल होंगे। अगर ए बटा डी बराबर नहीं है बी बटा ई के तो क्या कितने हल होंगे, हलों की संख्या एक और केवल एक हल होंगे। वह विरोधी होंगे कि आश्रित होंगे कि विरोधी होंगे, तो ये क्या होंगे, अविरोधी होंगे। क्या होंगे, अविरोधी। अविरोधी की हलों की संख्या अगर पूछेंगे तो एक और केवल एक हल होंगे। आश्रित की हलों की संख्या पूछेंगे तो अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत का क्या होगा, शर्त क्या होगा, ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ। तो हलों की संख्या क्या हो जाएंगे, अनगिनत हो जाएंगे और ये क्या कहलाएंगे, आश्रित कहलाएंगे। और कोई हल नहीं होगा, उसके लिए क्या है शर्त, ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं है सी बटा एफ के। हलों की संख्या अगर पूछे तो कोई हल नहीं होगा और ये क्या कहलाएंगे, विरोधी होंगे। मतलब कोई हल नहीं होगा तो विरोध करेगा, इसलिए इसको विरोधी। एक हल होगा तो अविरोधी, जिसका अनगिनत हल होगा आश्रित, आश्रित है, अनगिनत हल है इसके पास। और जिसका कोई हल नहीं है वो विरोधी है, कोई हल नहीं है इसका। ये इतना इम्पोर्टेंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो इतना को ज़रूर देख लीजिए। सिर्फ इससे देखे हैं 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इससे रहता है, तो इसको याद ज़रूर कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं द्विघात समीकरण। अब क्या है कि द्विघात समीकरण में कौन सा फार्मूला इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ हम इस वीडियो में सिर्फ फार्मूला को ही देखने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण में एक होता है ये डी बराबर फार्मूला आता है, जो जिसको हम बोलते हैं विवेचक या विविधकर। क्या बोलते हैं, डी को विवेचक या विविधकर करके आता है 2 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है निकालने के लिए। तो डी बराबर क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक या विविधकर बराबर क्या होता है, बी ए स्क्वायर रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखेंगे। और डी को हम बोलते हैं विवेचक या विभवांतर या एक्स, जो है एक्स का मान जो हम वहाँ पर निकाले थे, मान निकालते थे, यहाँ पर हम सूत्र की मदद से कैसे मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर माइनस बी
प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो जो यहाँ पर हम d निकालेंगे उसी को यहाँ पर हम लिख देंगे बटा में 2a, या डायरेक्ट अगर सूत्र से निकालना चाहते हैं x बराबर ही, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या d को अलग निकाल करके यहाँ बैठा करके x का निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। x को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। और d को पूछ देता है कि इतना में d को हम क्या बोलते हैं, तो विवेचक या विविधकर हम बोलते हैं। अब विवेचक और विविधकर में ही क्या होता है कि अगर हम निकालते हैं, अगर d जो है 0 से बड़ा आता है, 0 से क्या है बड़ा आता है, तो उसका क्या हो जाएगा वास्तविक, और वो क्या होगा असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर d बराबर हम निकालते हैं विवेचक, तो अगर हम 0 के बराबर आ जाता है, वो 0 आ जाता है, तो वास्तविक और क्या होगा बराबर होगा, वो वास्तविक और बराबर होगा। अगर d बराबर हम निकालते हैं, अगर d 0 से छोटा आ जाता है, 0 से छोटा माइनस में अगर आ जाता है, तो वो क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तो ये क्या है ख़त्म हो गया, ये द्विघात समीकरण में उतना ही मेन था। अब जो है समांतर श्रेणी में जो है ये फार्मूला है। फार्मूला में क्या है कि जैसे यहाँ पर a1 दिया हुआ, a2 दिया हुआ, a3 डॉट 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 an, तो अगर इसमें इससे हमको निकालना है क्या a को हम इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको हम क्या बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं, और इसको द्वितीय, इसको तृतीय। अगर हमको इसी में d निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं d को सार्वअंतर या पदांतर, तो हम d बराबर क्या होता है सूत्र a2 माइनस a1, d बराबर सूत्र क्या होता है a2। तो इसमें से इसको हम घटाते हैं तो मुझे क्या निकल आता है d, जिसको हम बोलते हैं विवेचक या विभवांतर बोलते हैं। सूत्र क्या होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, जहाँ an को हम बोलते हैं nवा पद, n को क्या बोलते हैं nवा पद, a को बोलते हैं प्रथम पद, d को बोलते हैं सार्वअंतर या पदांतर। ये पूछता है कि जो d को हम क्या बोलते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा कि इसको हम बोलते हैं सार्वअंतर या पदांतर। पदों की संख्या n क्या है, n को हम क्या बोलते हैं पदों की संख्या। अब अगला सूत्र क्या है कि Sn बराबर में ही अगर मुझे an दिया हुआ रहता है, an दिया हुआ रहता है और a को फाइंड करना है या n को फाइंड करना है, तो हम l को ही an बराबर हम l लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं an को l लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सूत्र लिखे हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l। l की जगह पर हम an का मान दिया हुआ रहेगा या l का मान दिया हुआ रहेगा, तो हम यहाँ पर बैठा करके निकाल सकते हैं। फिर क्या है दूसरा Sn का ही सूत्र है, Sn को हम बोलते हैं पदों का योगफल। अगला फार्मूला Sn का ही है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये कभी यूज होता है, कम यूज होता है ये, लेकिन ये जो है ये फार्मूला काफ़ी यूज होता है, और ये इसको ज़रूर देख लीजिएगा सार्वअंतर या पदांतर। तो इसको देख लीजिए और ये फार्मूला को देख लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री में जो है इस सिर्फ ये फिगर अगर आप याद कर लेते हैं तो 2 सवाल आपका बन जाएगा। इसमें 2 सवाल से कौन क्वेश्चन आता है उसको देख लीजिए, कि पूछता है कि इसको हम बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, बस आप इसको याद कर लीजिए, 2 मार्क्स सिर्फ ये फिगर से आ जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको क्या बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद में माइनस प्लस माइनस होता है, इसको बोलते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद में क्या होता है प्लस। अब इसमें क्या होता है ऊपर वाला को हम y बोलते हैं, y अक्ष, इसको हम क्या बोलते हैं
y अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। बस इसको दोनों को याद रखिए, ऑटोमेटिक ये सब याद करने की, प्लस माइनस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, इसको y डैश, इसको x डैश। बस हमको सबसे पहले जब भी लेंगे तो हम x अक्ष को ही लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं x अक्ष प्लस है, डैश वाला जो भी होगा माइनस में होगा, डैश वाला माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम प्रथम पाद में दोनों प्लस प्लस क्यों आया, क्योंकि x है, ये भी प्लस में है, y भी है प्लस में, इसलिए यह क्या आया, प्लस प्लस आया। x पर x अक्ष को ही हम लेते हैं शुरू में। तो यहाँ पर x अक्ष में क्या है, माइनस है, सॉरी डैश है, तो डैश वाला क्या होता है, माइनस में। तो द्वितीय पद में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तृतीय पद में ये और ये दोनों आया है माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा, तृतीय पद में माइनस माइनस। चतुर्थ पद में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि x अक्ष है, उसके बाद y अक्ष है डैश में, इसलिए माइनस आया। तो चतुर्थ पद में क्या होगा, प्लस माइनस। इसको 2 से 3 बार अगर याद नहीं होता है तो लिख करके सामने चिपका लीजिए, याद कर ही लीजिए, 2 नंबर आएगा ही, इसे फिक्स है कि 2 नंबर पूछ ही देता है। तो प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में प्लस माइनस, ये हो गया। दूरी सूत्र अब देख लेते हैं। दूरी सूत्र तो सबको याद ही होगा आप लोगों को, लेकिन एक बार दूरी सूत्र को भी देख लीजिए। दूरी सूत्र में क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2। यहाँ ये नहीं कि हम x1 ही लिखेंगे, पहले हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। या x1 लिखते हैं वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। और y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, या x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। अब विभाजन सूत्र एक याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये, इससे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इससे भी आ जाता है। तो इसको याद कर लीजिए कि क्या होता है विभाजन सूत्र से, m1x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 क्या हुआ, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 प्लस m2 का मान दिया हुआ रहेगा, m1 m2 का मान दिया हुआ रहेगा, x y का मान पूछेगा, या x1 y1 का मान दिया हुआ रहेगा, m1 m2 का मान पूछेगा। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रख लीजिए। इसलिए यह विभाजन सूत्र से 2 नंबर में पूछता है, उसके लिए भी याद रख लीजिए। मध्य बिंदु के लिए तो याद ही होगा, x2 प्लस x1 बटा में 2, y2 प्लस y1 बटा में 2, तो ये हो जाएगा। या x1 के लिए ये है, ये देख लीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 प्लस y2। तो इसको भी एक बार देख लीजिए। अब आगे देखने वाले हैं हम लोग, वीडियो काफ़ी लंबा चल गया है, तो क्या है कि इसके बाद जो है हम त्रिकोणमिति जो है हम अभी चेक किए थे 2024 में, जो है 17-18 को सवाल पूछा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति का जो है हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव को, और उसमें क्या है कि जो हम ट्रिक देंगे ताकि जितने भी फार्मूला होते हैं उसमें आप आसानी से उसे याद कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और इससे जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखिए और याद कीजिए, रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और चाहते हैं कि VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है, गेसिंग आप लोग को चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कीजिए, मैं उसका भी गेसिंग करके जो एग्ज़ाम में आएगा टाइप वाइज या जो देंगे क्वेश्चन, उसमें से ज़रूर है कि जो आपका 100 में 100 मैथ में आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।